आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में कर रहे थे, उसी में आज आगे करना शुरू करेंगे आरआईसीटी और दर्पण से। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों में चेंज देखने को आपको मिलेगा, जिसे आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 में हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये जो पुराने वाला आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, इसमें आरआईसीटी और दर्पण वाला ये मतलब सेम ही चीज़ है। ये वाले टॉपिक में जो भी चेंजेस हुई हैं आपको वो पुराने वाली भी याद रखनी है, नए वाले भी आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है कई बार पुराने वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो वो यहाँ से आज हम करना शुरू करेंगे। हालांकि चेंजेस इसमें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको ये याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आरआईसीटी और दर्पण के बारे में। तो दर्पण की फुल फॉर्म क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है आरआईसीटी की। रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आरआईसीटी के बारे में। आरआईसीटी डिवाइस जो ब्रांच ऑफिसेज में यूज़ की जाती है, जिसमें ब्रांच ऑफिसेज का काम किया जाता है। पेरिफेरल्स ऑफ आरआईसीटी और दर्पण डिवाइस। आरआईसीटी या दर्पण डिवाइस जिसे कहा जाता है, उसके बाह्य उपकरण, उसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस, सेवाओं की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, सुधार लाने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंट्रोड्यूस्ड आरआईसीटी टू ऑल द ब्रांच ऑफिसेज इन द पोस्टल डिपार्टमेंट। डाक विभाग में जितने भी शाखा कार्यालय हैं, उन सभी में आरआईसीटी डिवाइस को पेश किया। यानी कि जितने भी ब्रांच ऑफिसेज हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के, वहां पर काम करने के लिए आरआईसीटी डिवाइस जो है उपलब्ध करवाई गई। दिस प्रोग्राम इज नेम्ड एज दर्पण, और इस परियोजना का नाम दर्पण रखा गया, जिसे डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया हम कहेंगे। इन दिस प्रोग्राम, इस परियोजना में ऑल द बीओज आर सप्लाइड विद आरआईसीटी डिवाइस। जितने भी ब्रांच ऑफिसेज हैं उन सभी को आरआईसीटी डिवाइसेस प्रोवाइड करवाई गई। आरआईसीटी डिवाइस को एमसीडीवी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेन कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर ऑल दी ब्रांच ऑफिस वर्क, जिसमें भी सारे शाखा कार्यालय का काम कर सकते हैं। तो पेरिफेरल्स में हम आगे करेंगे कौन कौन से इसमें सहायक उपकरण आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये दर्पण जो एक्चुअल में क्या है, तो जो भी सेवाएं उनकी गुणवत्ता में, उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए जितने भी ब्रांच ऑफिसेज है, उन सभी में आरआईसीटी डिवाइसेस को उपलब्ध करवाया गया। और इस परियोजना का, इस प्रोग्राम का नाम है दर्पण, जिसे डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया कहा जाता है। इस परियोजना में जितने भी ब्रांच ऑफिसेज हैं, जितने भी शाखा डाकघर हैं, उन सभी को आरआईसीटी डिवाइसेस उपलब्ध करवाई गई, ताकि वो उसमें ब्रांच ऑफिस का काम कर सकें। The main computing device और RICT is the handheld device of Vision-Tech company। मेन कंप्यूटिंग डिवाइस या RICT डिवाइस सेम ही चीज़ है, ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, यानी कि छोटी सी डिवाइस होती है जो कि Vision-Tech कंपनी की है। सप्लाइड बाई RH वेंडर टू ऑल ब्रांच ऑफिसेज, जिसे सभी शाखा कार्यालयों के लिए रूरल हार्डवेयर विक्रेता के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। तो RICT या MCD जो डिवाइस थी वो Vision-Tech कंपनी की थी, जिसे रूरल हार्डवेयर वेंडर के द्वारा सभी शाखा कार्यालयों को उपलब्ध करवाया गया। द पेरिफेरल्स ऑफ द एमसीडी आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। तो मेन कंप्यूटिंग डिवाइस के जो पेरिफेरल्स हैं या बाह्य उपकरण हैं, उनको 2 क्लासेस में या 2 वर्गों में बांटा गया है। और कौन कौन से वर्ग हैं? कोर पेरिफेरल्स और अदर पेरिफेरल्स। अब इसमें जो है कौन कौन से कोर पेरिफेरल्स में आ जाएंगे और अदर पेरिफेरल्स में कौन कौन से आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले कोर की बात करें तो इसमें थर्मल प्रिंटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो एमसीडी है, ये मेन कंप्यूटिंग डिवाइस है, उसमें क्या होता है, एक थर्मल प्रिंटर होता है, उसके बाद है फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो ये सारे कोर पेरिफेरल्स में आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड चिप रीडर, बैटरी पैक होता है, एक्सटर्नल बैटरी चार्जर होता है जो अलग से आपको दिया जाता है, पेन ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपको दी जाती है, अडेप्टर इसको चार्ज करने के लिए, सोलर पैनल और यूपीएस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और 2D स्कैनर भी आपको दिया जाता है। और अदर में कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें डिस्प्ले और टच स्क्रीन आ जाएगी, स्टाइलस जिसके साथ आप पेन की तरह होता है, जिसके साथ आप डिस्प्ले के ऊपर स्क्रोल कर सकते हैं, कैमरा दिया जाता है, कीपैड, एंटीना, काफिया पिन पैड दिया जाता है, ईथरनेट दिया जाता है, मिनी ओटीजी डिवाइस केबल, मिनी ओटीजी होस्ट केबल, ब्लूटूथ और जीपीएस है, और माइक्रो एसडी और सिम कार्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, कुछ कोर में, कुछ अदर पेरिफेरल्स में आ जाएंगी।
आगे चलते हैं। ईच ब्रांच ऑफिस इज प्रोवाइडेड विद BOID एंड VPM ID बाई दी कंसर्न डिविजनल ऑफिस। उसके बाद संबंधित मंडल कार्यालय के द्वारा प्रत्येक ब्रांच ऑफिस को ब्रांच ऑफिस ID और प्रत्येक BPM को BPM ID प्रोवाइड करवाई गई। BPM यूजेस इज ID फॉर दी ट्रांजैक्शन। लेन देन करने के लिए BPM अपनी ID का यूज करता है। एंड दी सब्सिट्यूटी हैज टू यूज इज आधार कार्ड नंबर टू डू दी ट्रांजैक्शन। और जो सब्सिट्यूटी अगर BPM छुट्टी पे जाता है उसकी जगह पे जो काम करेगा वो क्या करेगा, लेन देन करने के लिए अपने आधार कार्ड को यूज करेगा, यानी कि उसके आधार कार्ड को ही उसकी ID की तरह यूज किया जाता है। एप्स यूज्ड इन दर्पण एप्लीकेशन। दर्पण एप्लीकेशन में कौन कौन सी एप्स प्रयुक्त होती हैं? BPM विल लॉग इन टू डिवाइस यूजिंग बायोमेट्रिक्स कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय क्लिकिंग ऑन लॉगिन बटन। अब जो BPM वो मशीन में लॉगिन कैसे करेगा, तो हमने जैसे ऊपर किया कि इसमें आपको क्या दिया जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी साथ में प्रोवाइड करवाया। साथ में नहीं होता, मशीन के ऊपर ही लगा होता है, तो उसके माध्यम से लॉगिन करना होता है। तो जब पंजीकरण प्रक्रिया की जाती है किसी भी BPM की ID बनाने के लिए, क्या जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसकी ID बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है। उस प्रोसेस में उसकी क्या की जाती है, फिंगरप्रिंट ली जाती हैं, 10 की 10 उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, उनको कैप्चर किया जाता है। तो जो भी कैप्चर किए हुए बायोमेट्रिक्स होते हैं उनमें से किसी का भी उपयोग करके BPM इस डिवाइस में लॉगिन कर सकता है। लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद उस मेन कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा होता है, ये कैप्चर करने के लिए जो स्कैनर लगा होता है उसके ऊपर अपना कोई भी फिंगरप्रिंट लगेगा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान बायोमेट्रिक के रूप में कैप्चर किया होगा। उसके बाद वो उसके अंदर लॉगिन कर सकेगा। ऑन सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन, जब वो लॉगिन कर लेगा, होम स्क्रीन विल अपीयर विद आइकन्स दर्पण CSI एप्लीकेशन। तो उसको जो सामने चीज़ें दिखाई देंगी उसमें दर्पण CSI एप्लीकेशंस के आइकन होंगे। अब आइकन में क्या क्या आ जाएगा, उन आइकन्स में कॉमन ऐप उसको दिखाई देगी, डेमो बुकिंग है, डेल ऐप है, तो उसको कॉमन ऐप दिखेगी। कॉमन ऐप क्या होती है, सेंट्रल डाटाबेस ऑफ बोथ दी बुकिंग एंड डिलीवरी एप्लीकेशंस। बुकिंग और डिलीवरी एप्लीकेशन दोनों का केंद्रीय डाटाबेस होता है। दूसरी बात करें डेमो बुकिंग की, एप्लीकेशन यूज्ड फॉर बुकिंग द आर्टिकल्स एंड व्यू द रिपोर्ट। तो ये जो डेमो बुकिंग ऐप है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, आर्टिकल्स को बुक करने के लिए और जो रिपोर्ट वगैरह होती है उनको देखने के लिए। इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, डे बिगिन, जैसे आपको पता है काम आपने शुरू करना है, शुरू करने से पहले आपको डे बिगिन करना होता है, काम खत्म करने के बाद आपको डे एंड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें डेमो बुकिंग में की जाएगी। बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड लेटर, स्पीड पोस्ट, पार्सल लेटर और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ये सभी की बुकिंग आप इसमें कर सकेंगे। कैश बैलेंस रिपोर्ट इसमें देखी जा सकती है, BO डेली, अकाउंट जनरेशन, मिसलिनियस ट्रांजैक्शन और सस्पिशियस रिमिटेंसेस, कैश और स्टैंप, ये सारी चीज़ें आप इसमें, स्पेशल रिमिटेंस, कैश और स्टैंप वगैरह की, ये सारी चीज़ें आपको डेमो बुकिंग में देखने को मिल जाएंगी। दूसरा चलते हैं आगे, डेल ऐप आइकन, एप्लीकेशन यूज्ड फॉर डिलीवरिंग द आर्टिकल्स, लेखों के वितरण के लिए इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपको बैग ओपन की ऑप्शन मिल जाएगी, बैग क्लोज करने की ऑप्शन मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड लेटर, डिलीवरी इनवॉइसिंग की आपको ऑप्शन मिल जाएगी। कैश टू फ्रॉम AVPM फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर पेमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान करने के लिए अगर AVPM को कैश देना है या उसने भुगतान करने के लिए उसको जो कैश दिया था वो भुगतान नहीं कर पाया, उससे जो कैश लिया जाना है वो भी डेल ऐप के माध्यम से लिया जाता है। और साथ में आ जाएगी विंडो डिलीवरी, किसी भी आर्टिकल की विंडो डिलीवरी करनी है तो वो भी डेल ऐप के माध्यम से की जाएगी। उसके बाद आपको CVS DOP आइकन देखने को मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग POSB ट्रांजैक्शन, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के लेन देन को स्वीकृत करने के लिए CVS DOP एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। PLI DOP एप्लीकेशन यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग RPLI और PLI ट्रांजैक्शंस। PLI DOP की बात करें, इस आइकन में आप क्या कर सकते हैं, RPLI PLI के लेन देन कर सकते हैं। और साथ में आपको दर्पण यहाँ पे बताया गया, दर्पण क्या है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया फुल फॉर्म, बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये दर्पण जो है डाक विभाग द्वारा शुरू की जाने वाली IT आधुनिकीकरण परियोजना का एक हिस्सा था।
द नेम ऑफ दर्पण प्रोजेक्ट इज रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो दर्पण प्रोजेक्ट है, दर्पण परियोजना है, इसका नाम क्या है? RICT, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं DPMS के बारे में। तो सब ऑफिस, हेड ऑफिस में ये DPMS चीज़ होती है। क्या चीज़ होती है? जिसको कहते हैं डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, वितरण एवं डाकिया प्रबंधन प्रणाली। थ्रू दिस DPMS मॉड्यूल, इस DPMS मॉड्यूल के माध्यम से फॉलोइंग वर्क आर डन, कौन कौन से काम किए जाते हैं? बैग रिसीव्ड। अब SO या HO में अगर बैग रिसीव करना है, कहाँ पे किए जाएंगे? DPMS में किए जाते हैं। फुल फॉर्म याद रखेंगे, डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। बैगों को खोलना, बैगों को प्राप्त करना, रजिस्टर्ड लेटर, स्पीड पोस्ट, पार्सल आर्टिकल्स इशू टू पोस्टमैन एंड टेकिंग रिटर्न। डाकिए को रजिस्टर्ड लेटर, स्पीड पोस्ट या पार्सल आर्टिकल इशू करने हैं या फिर उनसे रिटर्न लेनी है तो इसी का यूज़ किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ सुपरवाइजर इन केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल रिसीव्ड, प्राप्त हुए पंजीकृत लेखों के मामले में सुपरवाइजर के सत्यापन के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। मिससेंट आर्टिकल्स रीडायरेक्शन, अगर कोई भी आर्टिकल गलत भेजा हुआ आपको प्राप्त होता है, इनके भेजना किसी और पोस्ट ऑफिस के लिए था, गलती से आपके पोस्ट ऑफिस में अब वो प्राप्त होता है तो उसकी रिडायरेक्शन के लिए DPMS का यूज़ किया जाएगा। आगे चलते हैं, डिपॉजिटेड आर्टिकल्स रिटर्न टू सेंडर, डिपॉजिट में रखे हुए या जमा में रखे हुए लेखों को अगर प्रेषक को वापस करना है तब भी DPMS का उपयोग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आर्टिकल्स इशू टू पोस्टमैन एंड टेकिंग रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आर्टिकल अगर पोस्टमैन को इशू करने हैं या उनसे वापसी लेनी है तो भी आप DPMS का यूज़ करेंगे। अप्रूवल ऑफ सुपरवाइजर फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इशू टू पोस्टमैन, डाकिए को इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जारी करने के लिए पर्यवेक्षक की मंजूरी भी इसी के माध्यम से दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर कैश टू पोस्टमैन बाई ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की पेमेंट के लिए डाकिए को जो कैश दिया जाता है वो भी DPMS के माध्यम से दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर मिससेंट एंड रिडायरेक्शन, गलत भेजेगी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और उनकी रिडायरेक्शन करने के लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है। डिपॉजिट, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स रिटर्न टू सेंडर, डिपॉजिट में रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स को अगर प्रेषक को वापस करना है तब भी इसका यूज किया जाएगा। सुपरवाइजर अप्रूवल फॉर रिडायरेक्टेड एंड रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स, पुनः निर्देशित और लौटाए गए इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स के लिए पर्यवेक्षक की मंजूरी चाहिए तभी इसका यूज किया जाएगा। आर्टिकल्स विंडो डिलीवरी, लेखों की विंडो डिलीवरी के लिए इसका यूज किया जाता है। Postman submit account supervisor confirmation receipt of cash from postman by the treasurer, VPMO, booking, register letter, speed post, electronic money order, invoicing to BO and taking return। ब्रांच ऑफिस को अगर आपने रजिस्टर्ड लेटर, स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इन्वॉइस करने हैं, भेजने हैं, तब भी इसका यूज़ किया जाता है, या उनसे रिटर्न लेनी है तब भी इसका यूज़ ही किया जाएगा। तो यह आ जाएगा डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट है आपके पास डिलीवरी थ्रू मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वितरण। पोस्टमैन आर सप्लाइड विद मोबाइल फ़ोन विच इज़ हैविंग पोस्टमैन मोबाइल ऐप। जो डाकिए होते हैं, डाकियों को क्या दिया जाता है? मोबाइल फ़ोन दिए जाते हैं और उन मोबाइल फ़ोनों में पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन नाम की एक ऐप होती है। सुपरवाइजर और SPM आफ्टर इन्वॉइसिंग ऑल द आर्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स to all the beats and after verification connects each postman's mobile to the system and transfer the required data to the mobile। तो सबसे पहले जो डाकियों को मोबाइल दिए जाते हैं उनमें पोस्टमैन मोबाइल ऐप होती है। सुपरवाइजर या जो SPM होता है, सब पोस्ट मास्टर होता है, वो क्या करता है? जितनी भी गश्तें होती हैं, जितनी भी बीट्स होती हैं, उन सभी के लिए आर्टिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स को इन्वॉइस करता है। इन्वॉइस करने के बाद वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद वो क्या करता है? डाकिए के फ़ोन को मोबाइल सिस्टम के साथ जोड़ता है और सिस्टम के साथ जोड़ के जो भी रिक्वायर्ड डाटा होता है, जो भी आवश्यक डाटा होता है, मोबाइल में ट्रांसफर कर देता है। तो पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आ जाएगा। आगे चलते हैं फिनेकल के बारे में। द फिनेकल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड कस्टमाइज्ड फॉर DOP बाय इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज। फिनेकल सॉफ्टवेयर को इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए डेवलप किया गया और कस्टमाइज किया गया, अनुकूलित किया गया। Two URLs, uniform resource locators are used to access Finacle Live and MIS server। Finacle को लाइव और MIS सर्वर तक पहुंचने के लिए दो URLs का उपयोग किया जाता है। URL की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
Finacle Live Server URL is used to do daily transactions and to generate current day report. Finacle Live Server URL का उपयोग किया जाता है डेली ट्रांजैक्शंस के लिए, दैनिक लेन देन के लिए, और साथ में करंट डे की यानी कि जो दिन चल रहा है उस दिन के लिए जो रिपोर्ट होती है उनको जनरेट करने के लिए। और जो Finacle MIS सर्वर है उसका यूज़ किया जाता है पिछले दिन की रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए, तैयार करने के लिए। आगे चलते हैं। CPC सर्कल प्रोसेसिंग सेंटर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है फॉर Finacle इज फंक्शनिंग एट ईच सर्कल टू सपोर्ट Finacle रिलेटेड इश्यूज ऑफ ऑल ऑफिसेज एंड टू मॉनिटर EOD का मतलब हो जाएगा एंड ऑफ डे फॉर एंटायर सर्कल। CPC सर्कल प्रोसेसिंग सेंटर Finacle के लिए प्रत्येक सर्कल कार्यालय में कार्यरत है। क्यों कार्यरत है? जितने भी कार्यालय हैं उन सभी के Finacle रिलेटेड इश्यूज को मैं सपोर्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, और साथ में पूरे सर्कल के लिए एंड ऑफ डे मॉनिटर करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CPC जो है वो कहाँ पे काम कर रहा है? ईच सर्कल में काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? जितने भी कार्यालय हैं उन सभी के Finacle रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उनमें सपोर्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, और पूरे सर्कल के लिए EOD मॉनिटर करने के लिए। ऑल दी सेविंग बैंक वर्क्स आर डन थ्रू दिस Finacle सॉफ्टवेयर। सेविंग बैंक के जितने भी काम होते हैं इसी Finacle सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाते हैं। SBCO also uses this software for all their work। SBCO भी अपने सभी कार्यों के लिए इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। In Finacle each departmental post office is called as a service outlet। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Finacle में प्रत्येक विभागीय डाकघर को सर्विस आउटलेट कहा जाता है, सोल कहा जाता है। एंड अलॉटेड 8 डिजिट ID विच इज कॉल्ड एज अ सोल ID, और उसको 8 डिजिट की एक ID दी जाती है। Finacle में क्या हो जाता है, जितने भी डिपार्टमेंटल डाकघर है, विभागीय डाकघरों को सर्विस आउटलेट कहा जाता है और उनको एक ID दी जाती है जिसको सोल ID कहा जाता है, और ये सोल ID 8 अंकों की 8 डिजिट की होती है। SB अकाउंट नंबर हैज़ 10 डिजिट्स। अब इसको आपने सही कर लें। 12 डिजिट का अब नंबर होता है अकाउंट नंबर जो है, कुछ का 10 भी होता है जो पुराने वाले हैं, कुछ का नया जो है 12 डिजिट का हो जाएगा। तो SB अकाउंट नंबर जो है वो 10 या 12 डिजिट का होता है। एंड RD PPF लोन अकाउंट्स हैव 11 डिजिट्स। जो RD या PPF के लोन वाले अकाउंट होते हैं जिनके ऊपर लोन लिया जाता है, उनके जो डिजिट की बात करें, उनकी जो अकाउंट नंबर की संख्या होती है वो 11 डिजिट की होती है या फिर 13 की हो जाएगी, क्योंकि अभी नए जो खाते खुलेंगे उनमें तो 12 डिजिट ऑलरेडी होते हैं। अगर लोन वाले अकाउंट है तो 13 डिजिट का हो जाएगा। बाय एडिंग लास्ट वन एट मेन अकाउंट नंबर, तो मेन अकाउंट नंबर में लास्ट में एक ऐड कर दिया जाता है और ये क्या हो जाती है, 13 डिजिट की हो जाएगी या फिर 11 डिजिट की हो जाएगी। ईच काउंटर ऑपरेटर इज अलॉटेड विद टेलर कैश ID विद 12 डिजिट्स। प्रत्येक काउंटर ऑपरेटर को 12 अंकों की एक टेलर कैश ID दी जाती है। टेलर कैश ID में कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। तो प्रत्येक काउंटर ऑपरेटर को टेलर कैश ID दी जाती है जो 12 डिजिट की होती है। अब ये जो 12 डिजिट है इसमें पहले जो 8 डिजिट है वो सोल ID के रहेंगे और साथ में 4 उसको अलग से और नंबर दिए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में टेलर कैश शुड बी 0 अदरवाइज एंड ऑफ डे कुड नॉट बी परफॉर्म्ड फॉर दी सोल। तो टेलर कैश ID जो उसका टेलर कैश जो है इसका बैलेंस 0 होना चाहिए। दिन के अंत में टेलर कैश का जो बैलेंस है वो 0 होना चाहिए, नहीं तो आप सोल के लिए एंड ऑफ डे नहीं कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के लिए एंड ऑफ डे नहीं किया जा सकता। सीक्रेसी ऑफ पासवर्ड मेंटेनेंस इज द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। पासवर्ड रख रखाव की गोपनीयता प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। आगे चलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एम्स टू कैटलाइज फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, उनके बारे में भी एग्जाम से पहले सारा करेंगे, क्योंकि अब इसमें तो नई नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी। डिपार्टमेंट पोस्ट जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ अग्रसर है, उसके ऊपर ज़्यादा आश्रित हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं और भी जुड़ेंगी। तो एग्जाम से पहले जितनी भी इसके बारे में अपडेशन होगी आपको ज़रूर वो करनी है, हम करवाएंगे। तो फिलहाल जितना है उतना आपको कर लेना है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को उत्प्रेरित करना। भारत में
कैसे करना? बाई एंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये सुनिश्चित करके कि जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वित्तीय सेवाएं हैं, उन सभी तक जितने भी लोग हैं उनकी बराबर पहुंच होनी चाहिए। बेनिफिशरीज विल बी एबल टू एक्सेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक मनरेगा वेजेस, पेंशन, स्कॉलरशिप्स एक्स्ट्रा। लाभार्थी जो है यानी कि जो बेनिफिशरीज हैं इसका लाभ लेते हैं वो मनरेगा, मजदूरी, पेंशन, छात्रवृत्ति, ये सारी चीज़ों के लिए डीबीटी भुगतान उन तक पहुंचाए जाएंगे। They will be able to pay utility bills, send or receive remittances instantly and economically from the same IPPV account। उसके बाद वो सेम IPPV अकाउंट से क्या कर सकते हैं? यूटिलिटी बिल जमा कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं, रेमिटांसेस धन प्रेषण इंस्टेंटली और साथ में इकोनॉमिकली, बिल्कुल किफ़ायती और जल्दी से इंस्टेंटली कोई भी प्रेषण है उसको प्राप्त कर सकते हैं या भेज सकते हैं एक ही IPPV अकाउंट से। तो ये सारी सुविधाएं उनको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास प्रोजेक्ट एरो के बारे में। प्रोजेक्ट एरो इज एन इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इनटू ए विब्रेंट एंड रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोजेक्ट एरो जो है ये एक पहल है। क्या पहल है? डाक विभाग को एक विब्रेंट और रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बदलने के लिए। तो डाक विभाग को एक जीवंत और उत्तरदायी संगठन में बदलने के लिए ये प्रोजेक्ट एरो एक पहल है। प्रोजेक्ट एरो वाज इम्प्लीमेंटेड इन अप्रैल 2008। प्रोजेक्ट एरो जो है अप्रैल 2008 में इंप्लीमेंट किया गया था विद 900 crores to entail comprehensive improvement of the core operations of the offices as well as modernized embassies under look and feel style of the project। प्रोजेक्ट एरो को अप्रैल 2008 में 900 करोड़ रुपए के साथ लागू किया गया था। और इसमें क्या इसका उद्देश्य था? इसमें कार्यालयों का जो कोर ऑपरेशन है, मुख्य संचालन है, उसके साथ साथ में लुक एंड फील साइलो के तहत, क्या लुक एंड फील जो साइलो है उसके तहत आधुनिक माहौल में व्यापक सुधार करना। The focal point of the Project Arrow is making the post office the window to the world for आम आदमी। प्रोजेक्ट एरो का केंद्र बिंदु जो है यानी कि फोकल जो उसका पॉइंट है, मेन बिंदु जो है वो क्या था कि आम आदमी के लिए जो पोस्ट ऑफिस है उसको दुनिया की खिड़की बनाना। मतलब क्या हो जाएगा कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, मेल नेटवर्क अनुकूलन परियोजना। As part of Mail Network Optimization Project, the online track and trace system for speed post and registered mail has been developed to provide complete end-to-end tracking information on the website www.indiapost.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपने कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजा है या कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा है, आपको उसकी एंड टू एंड ट्रैकिंग वाली सुविधा मिल जाएगी। यानी कि इस साइट पे जाके आप किसी भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल या रजिस्टर्ड आर्टिकल को ऑनलाइन ट्रैक और ट्रेस कर सकते हैं। तो ठीक है, इसलिए इसको क्या किया गया, इसको डेवलप किया गया। तो इस साइट के ऊपर संपूर्ण एंड टू एंड ट्रैकिंग यानी कि शुरू से लेके लास्ट तक उसकी डिस्पैचिंग से या उसकी बुकिंग से लेकर उसके वितरण तक की जितनी भी जानकारी है प्रदान करने के लिए स्पीड पोस्ट और पंजीकृत मेल के लिए ऑनलाइन ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को विकसित किया गया। Mail Network Optimization Project is an initiative of Government of India with the objective of consolidation of mail network of the Department of Post with a view to improve quality of mail operation। तो Mail Network Optimization Project भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। किस चीज़ के बारे में? इसका उद्देश्य है मेल ऑपरेशन को, ठीक है, जो मेल नेटवर्क है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, उसके मेल ऑपरेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो डाक संचालन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से डाक विभाग ने मेल नेटवर्क को मजबूत करना। The project was implemented in phased manner as follow। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया स्पीड पोस्ट के लिए, इसको 10/11/2010 में पेश किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। रजिस्टर्ड और फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स के लिए इसको 15/2/2012 को, सेकंड क्लास मेल के लिए 22/5/2012 को और पार्सल के लिए 2/12/2013 को मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया गया। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना के तहत नेटवर्क पैटर्न फॉर फ्लो ऑफ मेल हैज बीन रिवाइज्ड टू 2-tier नेटवर्क्स फॉर ऑल टाइप ऑफ मेल्स। जितने भी प्रकार के डाक लेख होते हैं उन सभी के लिए मेल के प्रवाह के लिए नेटवर्क पैटर्न को 2 स्तरीय नेटवर्क में संशोधित किया। क्या जितनी भी प्रकार की डाक होती है सभी प्रकार की डाक के लिए मेल के प्रवाह के लिए नेटवर्क पैटर्न को 2 स्तरीय नेटवर्क में संशोधित किया गया। अकॉर्डिंगली मेल ऑफिसेज वर आइडेंटिफाइड एज नेशनल सॉर्टिंग हब्स। तो इसके अनुसार क्या किया गया, जितने भी डाक कार्यालय थे, मेल ऑफिसेज थे, उनको नेशनल सॉर्टिंग हब्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया।
ठीक है। तो L1 मेल ऑफिसेज या इनको पार्सल हब कहा जाता है, किसके संबंध में? फॉर एक्सचेंज ऑफ मेल्स थ्रू दी कंट्री, थ्रू आउट दी कंट्री, पूरे देश भर में डाक के आदान प्रदान के लिए जितने भी मेल ऑफिसेज हैं उनको नेशनल सॉर्टिंग हब या फिर उनको L1 मेल ऑफिसेज या पार्सल हब के रूप में पहचाना गया। दूसरा जो है, सब मेल ऑफिसेज वर आइडेंटिफाइड एज इंट्रा सर्कल हब्स। अब कुछ जो डाक कार्यालय थे उनको इंट्रा सर्कल हब्स के रूप में या L2 मेल ऑफिसेज या पार्सल हब्स के रूप में पहचाना गया। क्यों पहचाना गया? उसी सर्कल में, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मेल्स विद इन अ पोस्टल सर्कल, एक ही डाक सर्कल के भीतर में डाक के आदान प्रदान के लिए जो डाक सर्कलों का, डाक कार्यालयों का उपयोग किया गया उनको क्या कहा गया? इंट्रा सर्कल हब कहा गया या L2 मेल ऑफिस या पार्सल हब कहा गया। और थ्रू आउट दी कंट्री, इनके पूरे देश भर में जो डाक कार्यालय डाक के आदान प्रदान में हिस्सा लेंगे उनको नेशनल सॉर्टिंग हब या फिर L1 मेल ऑफिस या पार्सल हब के रूप में पहचाना गया। Every post office is mapped with one of the L1 और L2 offices for inward and outward mail flow। प्रत्येक डाकघर को आवक और जावक डाक प्रवाह के लिए L1 या L2 कार्यालयों के साथ मैच किया, इनमें से किसी एक के साथ उनको मैप किया गया, जोड़ा गया। इट इम्प्रूव्ड द डिलीवरी परफॉर्मेंस ऑफ स्पीड पोस्ट। इसने क्या किया? जो स्पीड पोस्ट है उसके वितरण के प्रदर्शन में इंप्रूवमेंट लाई, इसमें सुधार लाया बाई मोर देन वन डे, एक दिन के रूप में। अब इसमें क्या, अगर मान लीजिए किसी भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल के पहले बुकिंग से लेके वितरण तक में 5 दिन लगते थे, तो इसकी जो है, ये आपका जो मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट है, इसकी इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या हुआ? इस समय में सुधार आया, स्पीड पोस्ट के वितरण में सुधार आया, उसमें 1 दिन का सुधार आया, मतलब सिर्फ 4 ही दिन लगते थे, उसमें 1 दिन का सुधार आ गया। एंड द नंबर ऑफ स्पीड पोस्ट हैविंग एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन बोथ बुकिंग एंड डिलीवरी डिटेल्स आर अवेलेबल। इसमें क्या रह जाएगा? स्पीड पोस्ट नंबर की आपके पास इंफॉर्मेशन रह जाएगी, कितनी आपने स्पीड पोस्ट भेजी है, प्राप्त की है, बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट एनेबल्ड ट्रैकिंग ऑफ मेल और पोस्ट सेंड, भेजी गई डाक या जो भी पोस्ट है उसकी ट्रैकिंग में मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट ने डीओपी को सक्षम बनाया। इट लेड टू फास्टर कंप्लेंट रेड्रेसल ऑफ कस्टमर, ग्राहकों की जो भी शिकायतें उनका तेजी से निवारण कर सकेंगे। नेक्स्ट आपके पास पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में, PNOP के बारे में। तो ऊपर हमने किया मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में, तो नीचे आपके पास पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में। द PNOP वाज अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू स्ट्रीमलाइन पार्सल ऑपरेशंस टू मेक देम प्रेडिक्टेबल, रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय स्टैंडर्डाइजेशन इन द प्रोसेस अक्रॉस द कंट्री सो दैट ऑल पार्सल सॉर्टिंग सेंटर्स फंक्शन इन द सेम मैनर, कंसिस्टेंसी इन ऑपरेशन एंड शो बेटर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। PNOP पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट को डाक विभाग द्वारा देश भर में प्रक्रियाओं के मानकीकरण द्वारा पूर्वानुमानित, विश्वसनीय और कुशल बनाकर पार्सल संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया था, ताकि जितने भी पार्सल छंटाई केंद्र हैं एक ही तरीके से काम करें और संचालन में स्थिरता, बेहतर निगरानी और रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करेगी। PNOP was started on 17th of August 2018। पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत 17/8/2018 को ही डिपार्टमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड ए डेडिकेटेड पार्सल डायरेक्टोरेट इन द ईयर 2018। विभाग ने एक डेडिकेटेड पार्सल निदेशालय की स्थापना की वर्ष 2018 में। द इनिशिएटिव्स इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ अ डेडिकेटेड पार्सल नेटवर्क, अपग्रेडेशन ऑफ पार्सल हब्स, सॉर्टिंग, सेटिंग अप ऑफ नोडल डिलीवरी सेंटर्स फॉर मशीनाइज्ड डिलीवरी ऑफ पार्सल। तो पहल में इनके इसके जो इनिशिएटिव थे उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? एक तो डेडिकेटेड पार्सल नेटवर्क की स्थापना करना, पार्सल हब की अपग्रेडेशन करना और उसके बाद नोडल डिलीवरी सेंटर्स को सेट करना। क्यों सेट करना? ताकि जो पार्सल है उनकी मशीनाइज्ड डिलीवरी या मशीनीकृत वितरण किया जा सके। नेक्स्ट आपके पास नोडल डिलीवरी सेंटर्स के बारे में। 192 लोकेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ नोडल डिलीवरी सेंटर्स थ्रू मशीनाइज्ड डिलीवरी ऑफ पार्सल। पार्सलों की मशीनीकृत डिलीवरी के लिए 192 लोकेशंस को नोडल डिलीवरी सेंटर सेटअप करने के लिए आइडेंटिफाई किया गया। दीज आर स्प्रेड इन 140 सिटीज। अब ये जो 192 लोकेशंस है 140 शहरों में फैली हुई हैं। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ डोर स्टेप डिलीवरी ऑन द डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ पार्सल इन द डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस। गंतव्य डाक घर में पार्सल की प्राप्ति के दिन उसकी डोर स्टेप डिलीवरी यानी कि उसका घर पे जाके वितरण किया जाए। इस चीज़ के प्रदर्शन को इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए देश के 140 शहरों में नोडल डिलीवरी सेंटर्स को स्थापित करने के लिए
यहाँ पे स्थापित करने के लिए बताया गया कि यहाँ पे नोडल डिलीवरी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। Nodal delivery centers will strengthen the delivery network for parcels in Tier 2 and Tier 3 cities by machinizing the door delivery of parcels through use of two-wheelers and four-wheelers। तो नोडल डिलीवरी सेंटर्स इन्होंने क्या किया, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का उपयोग करके पार्सल की डोर डिलीवरी को मशीनीकृत करके Tier 2 और Tier 3 शहरों में पार्सल के लिए डिलीवरी नेटवर्क को मजबूत किया। सो फार लेआउट हैव बीन अप्रूव्ड फॉर 177 नोडल डिलीवरी सेंटर्स। अब तक 177 नोडल डिलीवरी सेंटर के लिए लेआउट को मंजूरी दी जा चुकी है। अपडेटेड डाटा आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इसके लिए भी आपको अपडेटेड डाटा मिल जाएगा कितने नोडल डिलीवरी सेंटर्स की स्थापना हो चुकी है। The delivery bags used should be waterproof, washable, should be in post office red color and able to carry 30 kg और more। अब ये जो पार्सल है जिनका वितरण डेस्टिनेशन पे जाके या डोर स्टेप पे किया जाएगा, उनके लिए उपयोग किए जाने वाले वितरण थैले वाटरप्रूफ होने चाहिए, धोने योग्य होने चाहिए और रेड कलर के होने चाहिए और 30 किलोग्राम या ज़्यादा का वजन कैरी करने में, ले जाने में सक्षम होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास मोबाइल एप्लीकेशंस थ्रू एंड्रॉयड पोस्ट इन्फो ऐप के बारे में आपने सुना भी होगा, प्ले स्टोर पे आपको मिल भी जाएगी। तो किसने इसको डेवलप किया या क्या इसका यूज़ है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी CEPT मैसूर हैज़ डिजाइंड एंड डेवलप्ड इंडिया पोस्ट फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन पोस्ट इन्फो। तो डाक विभाग की जो पहली एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो पोस्ट इन्फो है, जिसको सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी मैसूर के द्वारा डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। द बेसिक फंक्शनैलिटीज प्रोवाइडेड बाय दिस एप्लीकेशन आर। तो इसके द्वारा आपको कौन कौन सी बेसिक फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी? तो इसमें आपके पास ट्रैकिंग ऑफ गुड्स, आप कोई भी आर्टिकल भेजते हैं उसकी ट्रैकिंग करने में आपको ये सक्षम बनाती है। सर्च एनी पोस्ट ऑफिस एड्रेस, किसी भी डाकघर का एड्रेस सर्च करने में आपको ये हेल्प करेगी। किसी भी पोस्ट ऑफिस का पिन कोड आपको हेल्प खोजने में हेल्प करेगी, पता लगाने में हेल्प करेगी। पोस्टेज कैलकुलेटर के रूप में काम करेगी, किसी भी डाक वस्तु को भेजने के लिए कितने चार्जेस आपको देने उस चीज़ के बारे में बताएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर, PLI या RPLI के लिए आप इसमें प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर EMO भेज सकते हैं, इंस्टेंट मनी ऑर्डर भेज सकते हैं, फ्लैटली के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, गंगा जल वगैरह भी इसके माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। तो पोस्ट इन्फो जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, इंडिया पोस्ट की पहली एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी मैसूर के द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया। इसके माध्यम से आपको कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ दी जाती हैं आपने अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, ये सेम ही चीज़ है पोस्ट इन्फो ऐप, यहाँ पे भी बताया। पोस्ट इन्फो द सिटीजन सेंट्रिक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी यहाँ प्रोवाइड दी फॉलोइंग फंक्शनैलिटीज। तो ये पोस्ट इन्फो ऐप जो है डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र द्वारा विकसित डाक विभाग का एक नागरिक केंद्रित एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है। कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्रदान करता है? ट्रैकिंग की, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है, रजिस्टर्ड लेटर, स्पीड पोस्ट या पार्सल आप ट्रैक करना चाहते हैं, इसके माध्यम से कर सकते हैं। किसी पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है या पिन कोड आपको सर्च करना है, पोस्टेज कैलकुलेटर, डाक शुल्क या डाक प्रभार आपने देखना है कितना बनेगा, वो कर सकते हैं। बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर के रूप में, इंटरेस्ट कैलकुलेटर के रूप में ये काम करता है। आगे आपके पास है स्मार्ट डेल, प्रीवियसली स्मार्ट पोस्ट एंड्रॉयड ऐप। स्मार्ट डेल क्या है? इट इज़ एन ऑफिशियल कस्टमर ऐप। तो ये एक ऑफिशियल आधिकारिक ग्राहक ऐप है, किसके लिए? फॉर रजिस्टर्ड कस्टमर्स टू यूज इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस। डाक घर में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्सों का यूज करने वाले जो भी पंजीकृत ग्राहक होते हैं उनके लिए आधिकारिक कस्टमर ऐप है, जिसे डेल ऐप कहा जाता है। E-Post Office Android app, the portal enables the customers to transact postal business anytime and anywhere using either credit or debit card। पोर्टल जो है यानी कि ई पोस्ट ऑफिस एंड्रॉयड ऐप क्या करती है? ग्राहकों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके वो किसी भी समय और कहीं भी पोस्टल बिजनेस कर सकते हैं, डाक व्यवसाय के संबंध में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो ई पोस्ट ऑफिस जो एंड्रॉयड ऐप है, इसके माध्यम से जो ग्राहक है अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज़ करके किसी भी समय और कभी भी पोस्टल बिजनेस में लेन देन कर सकते हैं, डाक व्यवसाय में लेन देन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफर्स सेल ऑफ फ्लैटली स्टैम्प्स इन दिस रिलीज। इनके पहली बार जब इसको रिलीज किया गया, ई पोस्ट ऑफिस एंड्रॉयड ऐप को जब रिलीज किया गया, तो पहली बार में फ्लैटली के प्रोडक्ट इसमें शामिल थे, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई।
IPPV मोबाइल एंड्रॉयड ऐप, IPPV मोबाइल एंड्रॉयड ऐप की बात करें, दी फीचर्स ऑफ दिस एंड्रॉयड मोबाइल ऐप। इस मोबाइल एंड्रॉयड ऐप के कौन कौन से फीचर्स हैं? तो सबसे पहले इसमें ऐसा आएगा, ओपन ए डिजिटल सेविंग अकाउंट विद IPPV ऐप। IPPV ऐप के साथ आप एक डिजिटल अपना अकाउंट सेविंग का ओपन कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर सर्विसेज इन एनी मोड इंक्लूडिंग बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू IPPV टू IPPV अकाउंट ट्रांसफर, IMPS, UPI, NEFT एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी अवेलेबल एंड कैन बी एक्टिवेटेड बाय कंप्लीटिंग दी फुल KYC। तो इसमें आपको ये सारी सुविधा मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी फुल KYC करवानी पड़ेगी। पेमेंट्स सर्विसेज मेंशन बिलो विल अवेलेबल विद अ क्यूमुलेटिव मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ 10,000। ये लिमिट आपको अपडेटेड जो भी रहेगी लास्ट तक वो बता दी जाएगी। तो इसमें आपको बिल पेमेंट, स्टोर मर्चेंट पेमेंट के लिए या पेमेंट टुवर्ड्स एलिजिबल पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स एंड सर्विसेज, तो जो भी डाकघर बचत योजनाएं या सेवाएं उनके भुगतान करने के लिए आपको इस सीमा तक, या बता देंगे कौन सी सीमा अपडेटेड है, इस सीमा तक आप भुगतान कर सकते हैं। मैनेज योर अकाउंट, अपने अकाउंट को आप प्रबंधित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वन स्टॉप इंटरफेस टू व्यू योर IPPV एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैलेंस। अपने IPPV और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बैलेंस को देखने के लिए आपको एक ही इंटरफेस पे ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। आप अपने IPPV का भी बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। रिव्यू योर ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट स्टेटमेंट, अपने लेन देन और खाता विवरण की समीक्षा आप कर सकते हैं। अपडेट योर नॉमिनी एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, अपना नामांकित व्यक्ति यानी कि आप अपना नॉमिनी इसमें बना सकते हैं, अपना जो एड्रेस वगैरह है वो अपडेट कर सकते हैं। ट्रांसफर फंड्स बिटवीन योर ओन IPPV अकाउंट्स, खुद के IPPV खातों के बीच में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे के IPPV अकाउंट में कर सकते हैं। बिलों का भुगतान इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। पे बिल्स विद इंडिया पोस्ट ऐप, pay your mobile, broadband, water, electricity, gas, insurance premium bills and DTH recharges instantly। तो इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इंडिया पोस्ट ऐप से बिलों का भुगतान कर सकते हैं, अपने मोबाइल, ब्रॉडबैंड, पानी, बिजली, गैस, बीमा, प्रीमियम बिल और DTH रिचार्ज, ये सारी चीज़ों का तुरंत भुगतान कर सकते हैं। इंस्टेंट SMS अलर्ट्स ऑफ योर ट्रांजैक्शन, अपने लेन देन के लिए तुरंत आप SMS अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आगे आपके पास डाक पे UPI ऐप। UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपको याद रखनी है। डाक पे इज अ UPI ऐप इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 दिसंबर 2020 बाई द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। IPPV के द्वारा 15/12/2020 को डाक पे UPI ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया अलोंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग के साथ मिलके। तो डाक विभाग के साथ मिलके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 15/12/2020 को डाक पे UPI ऐप को पेश किया टू फैसिलिटेट। अब क्यों पेश किया? टू फैसिलिटेट इजी डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जो डिजिटल लेन देन होते हैं उनको इजीली वो फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, उनको आसानी से लेन देन इनका कर सके जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं। एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज एंड एनेबल द यूजर्स टू रजिस्टर एंड क्रिएट UPI ID और UPI पिन। ग्राहकों को UPI ID और UPI पिन बनाने में सक्षम करने के लिए, उनको रजिस्टर करने के लिए बैंकिंग सेवाएं और साथ में जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आसानी से करने के लिए डाक पे UPI ऐप को पेश किया गया। एड मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फैसिलिटेटिंग बैंकिंग फीचर्स, फंड ट्रांसफर, मर्चेंट पेमेंट्स एंड अदर एंड ऑफर्स पोस्टल प्रोडक्ट। बैंकिंग सुविधाएं, फंड ट्रांसफर, मर्चेंट भुगतान और डाक उत्पादों की सुविधा प्रदान करने वाले एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से कई खातों को जोड़ना। अब इसके फीचर्स की बात करें, ये जो डाक पे UPI ऐप है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको इसमें मिल जाएगा। फास्ट एंड इजी बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट पेमेंट ट्रांसफर, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आप आसानी से और जल्दी से ट्रांसफर कर पाएंगे। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको इसमें मिल जाएगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड की ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगी। शॉप एंड मेक पेमेंट्स विद द डिजिटल फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड के डिजिटल रूप से आप खरीदारी और भुगतान कर सकते हैं। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर वाली सुविधा आपको मिल जाएगी। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर टू एनी बैंक अकाउंट इन इंडिया, भारत के किसी भी बैंक में आप जल्दी से पैसों को ट्रांसफर इसके माध्यम से कर पाएंगे। यूजिंग द Dark Pay app, the users will be able to facilitate services such as sending money, scanning QR codes and making payments for services and merchants digitally। Dark Pay app का उपयोग करके उपयोगकर्ता पैसे भेजने, QR कोड को स्कैन करने, सेवाओं और व्यापारियों के लिए डिजिटल रूप से भुगतान करने, ये सारी सुविधाएं भी प्रदान कर सकता है।
तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या एक और वीडियो बनेगी तो इसको हम खत्म करेंगे, फिर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 करेंगे और साथ में फुल फॉर्म्स इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी गलती नजर आए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। धन्यवाद।